हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th भौतिक विज्ञान का अध्याय 13 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो इस वीडियो में इस पूरे अध्याय को समाप्त किया जाएगा स्टूडेंट। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको चुंबक की सारी जानकारियाँ और चुंबक से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी उनके फार्मूले होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट चुंबक, क्योंकि अध्याय का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यानी धारा के कारण जो चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ हमें चुंबक से संबंधित जानकारी होती है। तो हम लोग पहले चुंबक से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे सबसे पहले हम चुंबक की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक में क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषता होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग मैग्नेट की परिभाषा जानते हैं। यानी हिंदी में चुंबक कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये चीज़ तो आपको पता है कि चुंबक जो होता है, यह लोहे या लोहे जैसी वस्तुओं को या अदर धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो जो पदार्थ लोहे या लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं स्टूडेंट। देखिए, आइए हम लोग इसकी परिभाषा को किस तरह से लिखेंगे। देखिए, एक ऐसा पदार्थ जो धातुओं तथा लोहे के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है। तो चुंबक की परिभाषा में आपको सिंपल सा इतना ही केवल लिख देना होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद अगर हम बात करें चुंबक के प्रकार की, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो देखिए, पहला प्राकृतिक चुंबक होता है जिसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और दूसरा हमारा कृत्रिम चुंबक होता है जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टूडेंट पहले प्राकृतिक चुंबक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पत्थर, कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं, जो भी मतलब उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ चुंबक का गुण पाया जाता है। मतलब वो भी जो है आदर वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे वस्तुओं को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं स्टूडेंट। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर या लोहे का ऑक्साइड कह सकते हैं, जिसका फार्मूला Fe3O4 होता है। ये स्टूडेंट एक ऐसा ऑक्साइड, ऐसा लोहे का पत्थर यानी एक प्रकार का ऐसा खनिज होता है, जो ये भी जो है चुंबक की तरह ही काम करता है, यानी चुंबक के जैसा ही गुण इसमें भी विद्यमान होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो कैसे लिखोगे कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर यानी लोहे का ऑक्साइड, फार्मूला होता है Fe3O4। इस तरह से आप जो है प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा लिखोगे स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका स्टूडेंट कृत्रिम चुंबक, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक का मतलब जैसे जो चुंबक व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसी चुंबक को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं स्टूडेंट। कृत्रिम चुंबक में बहुत तरह के चुंबक होते हैं, जैसे नाल चुंबक हो गया, छड़ चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गया, यानी जो भी, और उसके बाद जो वृत्ताकार गोलाकार चुंबक होता है वो भी इस तरह से। तो जो भी चुंबक स्टूडेंट हम आप बनाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है, ऐसे जो है स्टूडेंट हम लोग पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इनकी परिभाषा देखो स्टूडेंट क्या होता है। वह चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक में जैसे कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, तो ये लोहे या इस्पात या कोबाल्ट आदि धातुओं से बनाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे नाल चुंबक हो गया, छड़ चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गया, ये सब स्टूडेंट कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया स्टूडेंट आप सभी को कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद हम स्टूडेंट जानते हैं चुंबक में क्या क्या गुण होता है। तो ये सब है स्टूडेंट चुंबक के अंदर गुण, यानी चुंबक के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यह लोहे और लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखता है। यानी चुंबक जो होता है यह लोहे को या लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। तो यह चुंबक के अंदर विशेषता या गुण होता है। विशेषता कहो या गुण कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा गुण इसके अंदर क्या होता है, किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है।
यानी अगर किसी भी चुंबक को हम स्टूडेंट जो है स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं तो यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी अगर मान लो जैसे ये कोई चुंबक है और इसको मैं अगर बांध करके ऐसे लटका दूं तो ये सदैव इसी दोनों दिशा में जाकर के ठहरता है, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। और इसके ठहरने का कारण है क्योंकि इन दोनों दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा काम करता है। इसके कारण दोस्तों स्टूडेंट ये जो है कोई भी चुंबक इन्हीं दोनों दिशा में जाकर के ठहरता है। उसके बाद इसके अंदर तीसरा गुण क्या होता है, आइए हम लोग तीसरे गुण के बारे में समझते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल काम करता है। यानी चुंबक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए चुंबक के दो ध्रुव होते हैं स्टूडेंट, एक नॉर्थ होते हैं एक साउथ होता है, ठीक है। यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है एक दक्षिणी ध्रुव होता है, जैसे ये नॉर्थ ये साउथ हो गया। तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होता है, यानी चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम स्टूडेंट हमारे पास कोई भी दो चुंबक है और दोनों में जो है दो दो ध्रुव दर्शाए गए हैं, यानी दो ध्रुव दिए गए हैं नॉर्थ और साउथ, है ना। तो अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को लेकर जाएंगे आपस में तो ये चिपकेगा नहीं, ये एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। लेकिन अगर हम नॉर्थ और साउथ को आपस में लाएंगे पास में तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, यानी ये एक दूसरा आपस में तुरंत चिपक जाएगा। तो ये गुण होता है, ठीक। यह गुण पाया जाता है चुंबक के अंदर कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल काम करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टूडेंट, चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखना स्टूडेंट, किसी भी चुंबक को गर्म करने पर या मतलब आग में भूज देने पर या पीटने पर उसका चुंबकत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी वो किसी भी वस्तु को आकर्षित नहीं कर सकता है। उसमें जो जो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, चिपकाने का गुण होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किसी भी चुंबक को बार बार गिराने से या पटकने से या गर्म कर देने से उसकी चुंबकीय शक्ति पूरा खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में न्यूनतम होता है। यानी जो चुंबक होता है स्टूडेंट, जैसे ये चुंबक है ना, तो यहाँ इसके ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति ज़्यादा काम करता है लेकिन बीच में कम काम करता है। इसका कारण है क्योंकि इन दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, तो इस कारण जो है इनके ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति ज़्यादा काम करता है और मध्य में चुंबकीय शक्ति कम काम करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में न्यूनतम होता है। इस प्रकार स्टूडेंट आप जो है चुंबक के गुण के बारे में सारा पॉइंट हमने आपको बता दिया है। अब इस तरह से आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान रखोगे, एक एक पॉइंट को आपको याद रख के चलना है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना होने पाए। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक आ चुका है, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए हम किसी भी चुंबक को कहीं पर रखते हैं तो उसके आसपास अगर हम कोई भी वस्तु लेकर जाएंगे तो वह क्या करेगा, उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक चुंबक है, अब यदि इसके पास मैं कोई भी वस्तु लेकर जाऊंगा तो ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, अपनी तरफ उस वस्तु को खींचने का काम करेगा, आकर्षित करने का काम करेगा। तो यानी कि इसका मतलब इसके आसपास ये जहाँ तक वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकता है, ये अगर यहाँ यहाँ पर ले जाएं तब भी खींच सकता है, यहाँ पर ले जाएं तब भी खींच सकता है, इधर से यहाँ पे लाएं तब भी ये वस्तुओं को खींच सकता है। मतलब जहाँ तक इसके आसपास चारों तरफ जहाँ तक चुंबकीय शक्ति काम करता है उसके चारों तरफ के क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आप लोग को। अब इसकी परिभाषा में लिखोगे कि किसी चुंबक या धारावाही कुंडली के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। धारावाही कुंडली भी चुंबक के समान ही व्यवहार करता है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट दोनों का नाम लिया गया है कि किसी चुंबक या धारावाही कुंडली के चारों तरफ का क्षेत्र जहाँ तक जो है चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, यानी जहाँ तक कोई चुंबक या धारावाही कुंडली वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकता है उसके आस पास के एरिया को क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगला हेडिंग हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट, अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत कोई भी चालक तार को रख करके उसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल काम करता है, और जो बल काम करता है उसी बल को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जैसे अगर मान लिया जाए हम किसी
चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार पर चुंबकीय बल काम करता है और उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को स्टूडेंट बी से लिखते हैं और यह एक सदिश राशि है क्योंकि यह इस पर वेक्टर वेक्टर लगा होता है, यानी कि इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। आइए हम लोग परिभाषा को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर चालक तार पर कार्यरत चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है स्टूडेंट। ठीक, अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसके 4 मात्रक होते हैं स्टूडेंट। ठीक, यम के एस या SI पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ध्यान रखना। और दूसरा मात्रक यानी अन्य मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एक टेस्ला भी होता है और गास भी होता है। तो यहाँ पर चारों मात्रक आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के चारों मात्रक को आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है। इसके मात्रक से संबंधित क्वेश्चन जो है विकल्प में पूछा जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने जाना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके कितने मात्रक होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों एक ही चीज़ होता है। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो है इसको परिभाषा के माध्यम से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर स्टूडेंट हम जो है ऐसे लोहे के छीलन को आसपास, मतलब लोहे के बुरादे को आसपास ऐसे थोड़ा सा दूर में इसको बिखेर दें, यानी लोहे के बुरादे को दूर तक ऐसे अगर हम बिखेर देते हैं तो अगर हम इस जहाँ तक ये लोहे का बुरादा बिखेरा हुआ है, अगर इसके पास हम कोई चुम्बक लेकर जाएंगे तो इस तरह से लोहे के जो छीलन होते हैं, बुरादे होते हैं, वो ऐसे एक प्रकार से रेखाएं बनाते हुए उसकी तरफ जो है ऐसे आकर्षित हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है लोहे के जो बुरादे होते हैं वो चुम्बक के चारों तरफ ऐसे जो है एक प्रकार से रेखाएं बनाने लगते हैं। ठीक है, और इन्हीं रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब ये चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रॉपर्टी की होती हैं, तो ये निष्कोण होती हैं, वक्र होती है और ये एक प्रकार से काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन्हीं को हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, और स्टूडेंट चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये किसी भी चुंबक के, यानी कि उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ का मतलब उत्तरी और साउथ का मतलब होता है दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव की ओर मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दिखाई देती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त होती हुई दिखाई पड़ती हैं। मतलब जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। आइए हम लोग परिभाषा को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बनाई गई निष्कोण वक्र जैसी काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आप ध्यान से इसको समझिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं स्टूडेंट जो होती हैं, जो अभी मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर से या बाहर कह सकते हैं, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, यानी जैसे देखो यहाँ पर ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और एक प्रकार से ये वक्र बनाती हुई दिखती हैं, है ना, ये एक प्रकार से बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं। काट रही हैं? बिल्कुल नहीं काट रही हैं, एक दूसरे को काटती नजर नहीं आ रही हैं इसमें एक दूसरे को। तो ये एक दूसरे को काटती नजर नहीं आ रही हैं और काट भी नहीं सकती है। इसका कारण है क्योंकि स्टूडेंट यदि ये कोई भी एक दूसरे को काट देंगे तो वहाँ पर तुरंत ही चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा प्राप्त हो जाएगी और ऐसा कभी हो नहीं सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होती है ना, यानी जिस तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की दिशा होती है उसी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है तो दिशा भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा कभी संभव नहीं है।
उसके बाद अगला गुण देखिए, अगला गुण इसका है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं या प्रदर्शित करती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, उसकी दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, इसका लास्ट गुण है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, चुंबकीय बल रेखा के ऊपर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह दूसरी स्पर्श रेखा भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखने होंगे स्टूडेंट। चुंबकीय बल रेखाओं के ये सभी गुण आपको ध्यान रखने होंगे। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो भी हमारा अगला टॉपिक है। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसको कहा जाता है। अगर हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट ये इस तरह से नहीं होता है कि हम चाहे जिस तार में से धारा प्रवाहित करने लगें तो वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी होता है। जब हम किसी धारावाही कुंडली में, यानी कि धारावाही कुंडली का मतलब हुआ कि अगर हम किसी जो है अगर हम किसी राड पर जो है तार लपेट करके नाइक मतलब जो है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तब जो है वह चुंबक के समान व्यवहार करता है और इस घटना को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आइए हम इसको ओरेस्टेट के प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओरेस्टेट का प्रयोग। आप देखिए ये ओरेस्टेट का प्रयोग है। देखिए पहले ओरेस्टेट के प्रयोग को समझिए स्टूडेंट। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर अभी ये सारा चीज़ तो भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर जो इसका फिगर है इसको समझने की ज़रूरत है। अब आप इस फिगर पे ध्यान देंगे स्टूडेंट। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कोई एक परिपथ बना करके और इसमें किसी भी चुंबकीय सुई को सेट किया गया है। देखिए अलग अलग कंडीशन में है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ साउथ इस प्रकार है, इसमें नॉर्थ साउथ इस प्रकार है, नॉर्थ साउथ इस प्रकार है। यानी अलग अलग कंडीशन में ये हमारा चुंबकीय सुई रुका हुआ है। अब स्टूडेंट अगर हम जैसे भी इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इस परिपथ में, इस कुंजी को हम स्टूडेंट ऑन करके, यानी जैसे भी इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें ये चुंबकीय सुई जो लगा है इसमें तुरंत विक्षेप हो जाएगा। यानी ये तुरंत ही किसी एक दिशा में गति कर जाएगा, ठीक है, विक्षेपित हो जाएगा। हर एक कंडीशन में, चाहे जिस कंडीशन में अगर ये चुंबकीय सुई रुका है, अगर हम इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो है क्या काम करेगा, इसके पास जो चुंबकीय सुई रखा होता है वो विक्षेपित हो जाएगा, किसी भी दिशा में क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। और यह घटना जो है चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है, इसलिए हम लोग इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आइए हम लोग इसको अब डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग को जानना है। देखिए जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी जैसे किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार एक चालक के चारों ओर यदि धारा बह रही है तो वह चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया जिसमें बताया कि चालक तार को एक बैटरी व कुंजी से जोड़ करके उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई रखने पर वह विक्षेपित हो जाता है। जो मैंने अभी आपको चित्र में समझाया है वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख रखा है। और ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बात बताया भी था। तो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यानी अगर किसी भी परिपथ में जोड़ करके हम उसमें बैटरी और कुंजी लगा करके उसमें जब भी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके ऊपर जो चुंबकीय सुई रखा होता है वो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, यानी गति कर जाता है, किसी भी दिशा में गति कर जाता है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाता है, यानी वो किसी एक दिशा में गति कर जाता है, परंतु धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि गतिमान आवेश और विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम किसी भी कंडीशन में धारा प्रवाहित करें, अगर हम धारा की दिशा को बदल दें या धारा की दिशा को अपरिवर्तित रहने दें, तब भी उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। यानी विक्षेप के कारण, गति के कारण चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है।
और यहाँ पर इस बात से यह चीज़ जानने को मिलता है, यह चीज़ सिद्ध होता है कि इसका मतलब गतिमान आवेश और विद्युत धारा जो होते हैं ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर आप इतना ये सारा चीज़ आप लोग स्टूडेंट डिटेल में लिख करके और इस चित्र को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस चित्र को बना लीजिएगा, तभी इस चीज़ को आप पूरा डिटेल्स में जान पाओगे, समझ पाओगे। तो इस तरह से आप लोग को ये सारा चीज़ लिखना होगा स्टूडेंट। अब उसके फिर बाद हम आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमारा अगला टॉपिक है, एक बार मैं किताब से आपको दिखा देता हूँ। इस हेडिंग को आप लोग को ऐसा नहीं करना है, इस हेडिंग को इस तरह से करना है, ठीक है। ये हमारा यही वाला हेडिंग है, ठीक है। यही हेडिंग आप लोग को करके रखना है। और यही चीज़ हम लोग देखिए यहाँ पर फिगर भी हमारा ऐसे ही बना हुआ है जैसा कि मैंने बना लिया है। इसी फिगर के माध्यम से हम जो लोग समझेंगे। तो पहले आप लोग इस हेडिंग को कर दीजिएगा, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से जब आप हेडिंग कर दीजिएगा इसको, तो फिर हम लोग उसमें इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के बल रेखाओं को लोहे के बुरादे द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। अभी पूरा समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम एक समतल गत्ता लेते हैं, गत्ते में छेद कर तार को चित्रानुसार लगाते हैं। तार में धारा प्रवाहित करने पर बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों का आकार ले लेता है। इससे सिद्ध होता है कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब आप लोग चित्र में समझो कि जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट, अगर हम किसी भी चालक को लेकर के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर लोहे के इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होने दें और यहाँ पर लोहे के बुरादे को हम आसपास इसके जो है से बिखेर दें, तो ये क्या काम करेगा, ये जो है एक प्रकार से ऐसे लोहे के बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक है। इस तरह से आकर्षित कर लेगा और चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को वो दिखाएगा अपने अंदर, ठीक है। यानी एक प्रकार से ऐसे संकेंद्रीय वृत्त टाइप इस तरह से ऐसे ऐसे बना लेता है, ठीक। और यही चीज़ अगर हम एक गत्ते को ले लें और उस गत्ते में छेद करके उसमें एक तार को पहना दिया जाए और तार को पहना दिया जाए और उसके बाद देखिए जैसे ये हमारा एक गत्ते का टुकड़ा है और इसमें एक तार को जो है छेद करके पहनाया गया है और इस गत्ते पर स्टूडेंट हम जो है लोहे के बुरादे को ऐसे बिखेर देते हैं और जैसे ही स्टूडेंट हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, कुंजी को ऑन करके बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या काम करता है स्टूडेंट, ये लोहे का जो बुरादा इस गत्ते पे पड़ा होता है, ये लोहे का बुरादा इस चालक की ओर क्या हो जाता है, ऐसे संकेंद्रीय वृत्त टाइप बना लेता है। यानी इसको जो है इस तरफ से ऐसे गोला गोला ऐसे बना लेता है, पूरा ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा बुरादा जो है इसकी तरफ आकर्षित हो गया हो, ऐसे वृत्त टाइप से आकर्षित होकर के जो है राउंड में ऐसे चिपक जाता है आकर के सब चीज़ पूरा। अब यही चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर आपको सारा चीज़ बताया गया है, एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के बल रेखाओं को लोहे के बुरादे द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम एक समतल गत्ता लेते हैं, गत्ते में छेद कर तार को चित्रानुसार लगाते हैं। तार में धारा प्रवाहित करने पर बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों का आकार ले लेता है। इससे सिद्ध होता है कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज़ को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला है, आगे इस फार्मूले को आपको बताया जाएगा। बाकी इस चित्र को आप बना सकते हो। क्वेश्चन ये आपका दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर बायो सेवर्ट का नियम लिखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो ये सभी टॉपिक कक्षा 12 में भी आप लोग पढ़ोगे, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग इसको समझिएगा। तो देखिए स्टूडेंट बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है, जब सबसे पहले यहाँ पर इस फिगर को समझिए। जैसे ये फिगर में हमारा ये कोई एक चालक तार है, ये कोई एक चालक तार है। अब इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा को आई से लिखते हैं, तो जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसकी अल्पांश लंबाई के कारण यानी कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही चीज हम लोग को इसमें ज्ञात करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझिए, जैसे मान लिया जाए जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया गया
तो यानी इसके बीच जो हमारा r दूरी पर बिंदु P है और इसके साथ जो झुकाव कोण थीटा है और इसकी जो अल्पांश लंबाई डेल्टा L है, इन्हीं सभी मानों पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर इन्हीं सब मानों को जो है जिस प्रकार से ये मान जो है जिस प्रकार अपरिवर्तित रहेंगे, उसी प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है निर्धारित होगा। अब देखिए स्टूडेंट, तो आप इसको पहले समझिए। इस नियम को बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिल करके 1820 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। अब इन्होंने इस नियम को लेकर के क्या बताया था, देखिए पहले इसको आप इतना लिखिएगा कि बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई के कारण, यानी यही जो है अल्पांश लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अल्पांश लंबाई हमने डेल्टा एल माना है, अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक पे निर्भर करता है, तो यहाँ पर जो झुकाव कोण थीटा है इस पर और दूरी पर, और इस यहाँ पर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर, और इसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल पर, इन्हीं सब मानों पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर, तो यहाँ पर B प्रोपोर्शनल I लिखा जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है इसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल पर, तो यहाँ पर B प्रोपोर्शनल डेल्टा एल लिखा जाएगा। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है इसके बीच जो झुकाव कोण थीटा होता है उस पर, तो यहाँ पर झुकाव कोण थीटा ऊर्ध्वाधर है तो इसका घटक साइन थीटा लिखा जाएगा, तो B प्रोपोर्शनल साइन थीटा लिखा जाएगा। और उसके बाद इसकी दूरी पर डिपेंड करता है, यानी इसकी दूरी कितना होता है, तो यहाँ पर B प्रोपोर्शनल 1/r² लिखा जाएगा। अब अगर इन सभी समीकरणों को हम मिला देते हैं स्टूडेंट, चारों समीकरणों को मिला दें तो देखिए B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पर सबके अलग अलग समानुपाती चिन्ह में लिखा गया है। यहाँ पर सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सब जो जिस क्रम में लिखा गया है I डेल्टा V I, और उसके बाद तो यहाँ पर I डेल्टा एल और साइन थीटा इसके समानुपाती है, और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको मैंने बटा में वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती लिखा है। अब जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है किसी भी भौतिक राशि के बीच से, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो आता है वो μ0/4 आता है, वो हमारा μ0/4 आता है। ये एक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। इसका मान जो है 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जहाँ पर μ0 क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मान भी 4π × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से आप इन सारे वैल्यू को ध्यान रखना है, और ये आपको बायो सेवर्ट का नियम इस तरह से लिखना है। बायो सेवर्ट के नियम को बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके 1820 ईस्वी में दिया था, ठीक है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर कोई अनंत लंबाई का तार लिया जाए तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यदि अनंत लंबाई के चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I एम्पियर हो, तब चालक से r लंबवत दूरी पर निर्वात या वायु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0/2π I/r होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को इस क्रम में भी लिख सकते हैं, μ0/4π 2I/r, और इसको अगर 2 से 2 4 को कैंसिल कर देंगे तो फिर यही फॉर्मेट हमको प्राप्त होता है। तो इस फार्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से μ0 अगर 4π का मान रखते हो तो इसका मान 10⁻⁷ होता है, तो यहाँ पर इसका मान 7 रख दो, 10⁻⁷ और 2I/r रख दो, ठीक है। तो क्वेश्चन जब लगाओगे तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा, आगे आपको सारा चीज बताया जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो आइए अब हम लोग मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम समझते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा दाहिना हाथ है, अब ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमें किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ना है, ऐसे देखिए जैसे हमारा हाथ देख रहे होंगे ना। और यदि आप हमारी हाथ पर विशेष ध्यान नहीं जाता तो आप चित्र में देखिए, यहाँ पर किसी चालक तार को यदि आप इस तरह से पकड़ते हो तो ऐसे आपकी उंगलियां मुड़ जाती हैं। अब जैसे मान लो ये कलम है ना, तो ये कलम को मैंने इस तरह से पकड़ रखा है, अब ऐसे पकड़ रखा है इस कलम को मैंने, ठीक है। अब ये जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं तो किसको व्यक्त करती हैं, ये धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं, और ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए तो अंगूठा हमारा जो है, अंगूठा जो हमारा है ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। अंगूठा हमारा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं स्टूडेंट ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे, ठीक है। अंगूठा जो है ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको कैसे इस चीज को, यहाँ पर इस नियम को कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आप देखो कैसे लिखना है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ से
यानी अगर हम अपने दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, देखो अंगूठा जो है, जैसे मान लिया जाए ये धारावाही चालक है, तो जब भी धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। धारा जो है आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो अंगूठा किस दिशा में है? ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब अंगूठा जो है धारा की दिशा को बताएगा। और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी स्टूडेंट, जो ये अंगुलियां हमारी मुड़ जाती हैं इस तरह से, ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, तो यही नियम आपको लिखना है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यही नियम जो मैंने यहाँ पर चित्र में समझाया है और वही नियम यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको आप लोग इस तरह से स्टूडेंट नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। आइए अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला हेडिंग हमारा स्टूडेंट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। यदि हम स्टूडेंट अपने, देखो ये हमारा, देखो ये मेरे दोनों हाथ है, तो जिस पर मतलब जिस कलम वाला हाथ हमारा जो है दाहिना हाथ है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यानी ये वाला हाथ हमारा बायां है। तो यदि हम अपने, यही कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि यदि मैं, देखो ऐसे अंगुलियों को फैलाना है, तो यदि मैं अपनी बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों। जैसे मान लो, देखो अंगूठा इस दिशा में जा रहा है और ये हमारी तर्जनी उंगली इस दिशा में जा रही है और ये मध्यमा अंगुली हमारा इस दिशा में जा रहा है। तो देखो कौन सी अंगुलियां किस दिशा को व्यक्त करेगी। यदि मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अपनी बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब यहाँ पर जो अंगूठा है ये बल की दिशा को व्यक्त करेगा और ये तर्जनी अंगुली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और ये अंगुली जो है ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। क्योंकि देखिए धारा जो होता है स्टूडेंट, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब यही, ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा क्योंकि धारा सदैव नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट इस नियम को जो है देखो कैसे लिखोगे। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा ये हो गया हमारा, और तर्जनी ये हो गया, तथा माध्यमा, तो माध्यमा ये हो गया। माध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे और माध्यमा अंगुली वैद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही नियम यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिखा गया है और यहाँ पर ये आपका चित्र बनाया गया है। इस तरह से आप इस चित्र को बनाओगे। आशा करते हैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। आइए अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो अब हम लोग दाएं हाथ की हथेली के नियम को समझते हैं। देखिए अगला हमारा हेडिंग जो था, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझे थे, तो यहाँ पर ये चित्र बनाया गया था और इसको बनाया गया था, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझ चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग दाएं हाथ की हथेली का नियम समझिए। तो दाएं हाथ की हथेली क्या कहता है, अब ये हमारा दाहिना हाथ है, तो देखिए दाएं हाथ की हथेली ये कहता है कि यदि मैं अपने हाथ को इस प्रकार फैलाऊं कि जो है फैली हुई अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों, जैसे इस तरह से फैलाना है ऐसे। अब यहाँ पर वीडियो में तो ये पूरा दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट है, ये हमारा हाथ बड़ा हो जाता है और ये इसमें जो चित्र बना ये थोड़ा छोटा है, मीडियम में है, इसलिए पूरा साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर इस चित्र पर देखना, इस चित्र पर ध्यान दीजिए और इस चित्र पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें क्या कहा गया है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत हो, तो ये फैली हुई अंगुलियां हैं और ये अंगूठा है, तो ये फैली हुई अंगुलियों के लंबवत है। तो इसमें स्टूडेंट देखिए लंबवत हो, तब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा अगर चालक में बहने वाली धारा की दिशा में होगा तो फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल दिशा हथेली की धक्का देने की दिशा के लंबवत की बाहर होगा। तो यानी कि ये जो बल है ये हथेली, यानी यहाँ पर जो बल लगेगा चालक तार पे जो बल लगता है वो बीचों बीच में लगता है, जैसा कि अभी आपने बायो सेवर्ट का नियम समझा है। तो देखो यहाँ पर ये जो है, इसका मतलब बल जो है चालक तार के मध्य भाग में लगता है। तो ये हमारा बल हथेली, जो हाथ की हथेली का पंजा का पिछला भाग होता है, ये बल की दिशा को बताता है और ये अंगूठा जो है चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है और ये फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इस तरह से आप स्टूडेंट दाएं हाथ की हथेली के नियम को लिख लोगे और यहाँ पर इस चित्र को बना लीजिएगा। आशा करते हैं आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट। अगला टॉपिक हमारा जो भी है उसको हम लोग समझते हैं। अब हमारा जो अगला हेडिंग है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, इस हेडिंग को हम लोग समझेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आइए हम लोग इस हेडिंग को भी समझ लेते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है कि यदि हम किसी भी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल का फार्मूला क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग को गणना करना है, निकालना है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसको भी। तो देखिए
अगर हम किसी भी धारावाही चालक को, धारावाही चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, तो यदि मैं किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर निम्नलिखित प्रकार से बल काम करता है। ठीक है, यानी उसके बीच में जो है एफ बल काम करता है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होता है जब धारा प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई एल तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तब चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बनाते हुए रखने पर कार्यरत बल एफ हो तब, तो यानी कि इस पर जो बल काम करता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक पे निर्भर करता है? तो नंबर 1, चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है। चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस पर निर्भर होता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और उसके बाद जिस कोण पर रखा है उस कोण पर डिपेंड करता है, उस कोण पर निर्भर करता है। और यहाँ पर अगर मैं तीनों को मिला दूं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वी एल साइन थीटा हो जाएगा। और कभी भी जब कहीं से समानुपाती चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर कांस्टेंट के है, तो यहाँ पर कांस्टेंट का मान जो होता है ये 1 होता है वाई या निर्वात के लिए, तो यहाँ पर 1 का जब गुणा करेंगे तो आपको आई वी एल साइन थीटा मिलेगा। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है, तो एफ जो है ये चालक पर लगने वाला बल है, चालक पर लगने वाला बल है एफ। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट ये बी जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और उसके बाद एल जो है चालक तार की लंबाई को बताता है। और साइन थीटा जो है उसके बीच जो झुकाव कोण होता है, यानी जिस कोण पर यह रखा होता है उसके झुकाव कोण को बताता है, दर्शाता है। इस प्रकार यह फार्मूला निकल के आएगा स्टूडेंट। देखिए इसमें कोई ज़्यादा खास जो है नहीं है, अगर किताब में देखा जाए तो किताब में सारी चीज़ एकदम बहुत किताबी भाषा बहुत लेंदी छापा गया है, इसलिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है हमको वो चीज़ प्राप्त कर लेना है, हमें क्वेश्चन उस पर लगाना होता है, बाकी हमें पूरा का टोटल किताब की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला मिलेगा एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा। अब उसके बाद हम जो भी फार्मूले पढ़ रहे हैं इन सभी फार्मूले पर क्वेश्चन लगाएंगे स्टूडेंट। लास्ट में हम वीडियो का जब समाप्त करेंगे तो फिर हम क्वेश्चन लगवाएंगे अगली वीडियो में। अब उसके बाद हमारा स्टूडेंट अगला हेडिंग जो है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। यानी अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई भी आवेश को गतिमान करते हैं तो उस पर जो बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका भी सूत्र जान लीजिए स्टूडेंट। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है क्यू वी वी। यानी अगर कोई कण जो है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उसका फार्मूला होता है या फिजिकल क्यू वी वी। अब यहाँ पर कंडीशन होता है कि वो कण जो है किस स्थिति में किस कंडीशन में गति कर रहा है, तो उस बल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र तथा कण की गति की दिशा दोनों लंबवत होती है। यानी जब कण ये गति करता है तो उस कंडीशन में वो बल के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है। तो यहाँ पर जो हमारा घटक बनता है, इन सब का जो घटक होता है, वेग का घटक जो होता है वो साइन थीटा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह फिजिकल क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद जहाँ पर यह क्या है, बल को दर्शाता है, क्यों आवेश को दर्शाता है, आवेशित कण को दर्शाता है, और भी उस आवेशित कण की वेग को दर्शाता है। और साइन थीटा उसके बीच झुकाव कोण है। यहाँ पर जो हमने फिगर में बताया है अभी आपको कि जैसे ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वो जो है स्टूडेंट किस स्थिति में और जो है किस कंडीशन में किस एंगल पे गति करता है, तो ये सारा मान उसी पे डिपेंड करता है। तो इस आधार पे ये फार्मूला मिलता है या फिजिकल क्यू भी साइन थीटा। नोट कर लीजिएगा और इस फिगर को भी बना लीजिएगा। उसके बाद इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे लास्ट में स्टूडेंट। अब फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर जो बहुत ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले टॉपिक पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगला हेडिंग हमारा है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कहते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। पहले आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ इस प्रकार लंबवत रेखा होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी उससे लंबवत होकर निकलने लगती हैं, गुजरने लगती हैं, और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को एफ बी से लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एफ बी से लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इनकी परिभाषा क्या होता है और इनका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी अगर किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी उस पृष्ठ से जुड़े उसकी संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसकी संख्या को? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, इसको एफ बी फाइव बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है फाइव बी इज इक्वल वेक्टर बी डॉट ए।
और जब भी डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आता है, तो फाई बी इज इक्वल बी, ये cos थीटा आएगा। इसका मात्रक जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के 2 मात्रक होते हैं, ध्यान रखना आप लोग स्टूडेंट, और इसके फार्मूले को भी ध्यान रखना और इसके फिगर को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बाद जो भी इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसकी 2 डिफिनीशन बताऊंगा आपको, बस केवल आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत सिंपल चीज़ होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आपको एक बार में सारा चीज़ याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले एक बार परिभाषा पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आइए फिगर पे हम लोग सारा चीज़ समझते हैं। जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति होता है तो कुंडली में एक धारा बहने लगती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना की खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 ईस्वी में किए थे। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे सपोज दैट ये हमारी एक कोई कुंडली है और ये हमारा कोई एक चुंबक है। अब देखिए, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष का मतलब उसकी दिशा में गति होता है। जैसे मान लो ये कुंडली है और कुंडली की दिशा इस तरफ है और ये कोई चुंबक है। देखिए, सापेक्ष का मतलब हुआ कि जब इस चुंबक को हम इस कुंडली की दिशा में लेकर आएंगे तो इस कुंडली में एक धारा बहने लगती है, यानी एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और अगर उस तरफ लेकर जाएंगे चुंबक को तो वो आपेक्षिक गति हो जाएगी, लेकिन हमें सापेक्ष गति बोला गया है, तो हमें कुंडली की तरफ लाना है इस चुंबक को। तो जब हम इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ लेकर आएंगे तो इस कुंडली में एक धारा बहने लगती है। और ये चीज़ हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसी हमको कैसे अनुभव होता है, यहाँ पर इस कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो उसमें जो सुई होता है ये विक्षेप करने लगता है, यानी गति करने लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब जब हम चुंबक को किसी भी चुंबक को कुंडली के सापेक्ष लेकर आते हैं, कुंडली के सापेक्ष लेकर आते हैं तो इसमें एक धारा बहने लगती है। ठीक है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इस चित्र को बना लीजिएगा या फिर आप इस चित्र से भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये कोई कुंडली है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा है और यहाँ पर हमारा एक यानी वोल्टेज मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा है, या वोल्ट मीटर कह सकते हैं, जांचने के विद्युत वाहक बल की जांच करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम इस चुंबक को इस कुंडली की दिशा की ओर लेकर आते हैं तैसे इसमें करंट फ्लो होने लगता है, तैसे इसमें धारा बहने लगती है। और स्टूडेंट इसमें धारा जब बहती है तो ये हमारा जो है क्या होता है, ये बल्ब जो है तुरंत जल जाता है और ये जो मतलब ये हमारा जो है सुई है ये किसी एक दिशा में विक्षेप कर जाता है, यानी गति कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने समझने के लिए लिखाया है कि चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में धारा बहने लगती है। जैसे हम कुंडली की तरफ इस चुंबक को लेकर आते हैं, चाहे ये वाला कुंडली ले लिया जाए, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने बना रखा है, या फिर चाहे इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, तो इसमें जस्ट ही तुरंत धारा बहने लगती है। इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आशा करते हैं आपको स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कहीं पर स्टार बार बार बना है तो इसका मतलब समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो विद्युत फैराडे ने इस नियम को दिया था, तो फैराडे के 2 नियम दिए थे, यानी फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में अपने 2 नियम दिए थे। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला नियम देखो क्या है, प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम कहता है कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, कि जैसे यहाँ पर देखिए, अब मैं उसी चित्र की तरफ फिर लेकर चलता हूँ आपको। जैसे इस चित्र पर आप फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस कुंडली की तरफ इस चुंबक को लेकर आते हैं तो तैसे इसमें धारा बहने लगती है। अब ये धारा बहती है तो क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए, आप सारी बातों को ध्यान से समझिए। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। जैसे यहाँ पर जैसे ही हम चुंबक को इसकी तरफ लाते हैं तो इसमें धारा बहती है, और धारा बहती है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, यानी इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि होने लगती है। उसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें परिवर्तन होने लगता है, और जब परिवर्तन होता है तभी इसमें धारा बहना शुरू होता है, और उसी परिवर्तन के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण जो होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से लिखते हैं, जिसका परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स का मतलब होता है डेल्टा फाई, यानी यहाँ पर आप फाई भी लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से भी लिख सकते हैं। और ऋणात्मक दर का मतलब होता है कि समय से भाग उसमें देना होता है। तो यानी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर हो गया, और ये विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक के बराबर होता है, यानी
विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आगे समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से हम इसको ध्यान दीजिएगा, इस नियम को फिर से पढ़ते हैं। जब किसी परिपथ से गुजरने वाली यानी किसी भी परिपथ से निकलने वाली या गुजरने वाली कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जैसे परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर परिवर्तन कौन बताता है? ये डेल्टा फाई। अगर डेल्टा लगा है तो वो परिवर्तन को बता रहा है। यदि किसी परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार की फेरों की संख्या n है तो इसमें n से गुणा भी कर दिया जाता है। यदि यानी कि जो कुंडली है जो अभी हमने चित्र आपको दिखाया है, यदि इसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है तो कैपिटल N है तो उसमें n से भी गुणा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर डेल्टा फाई का जो मान होता है ये φ2 - φ1 होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है तो अंतिम चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। तो हम जो है जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना होता है तो अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का मतलब समझेंगे कि माइनस चिन्ह क्या बताता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी ये जो चिन्ह है ये स्टूडेंट ये बताता है कि यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसको उसका विरोध करता है, उसके विरोध को बताता है, यानी उसमें कमी होती है। विद्युत वाहक बल क्या करता है, वो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, तो उसी को ये दर्शाता है। माइनस चिन्ह उसी को दर्शाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगला दूसरा नियम समझेंगे, फैराडे का दूसरा नियम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यानी किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन ये क्या काम करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो है प्रेरित धारा जो है वो उसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करता है, यानी उसको ही घटाने का काम करता है, उसका ही विरोध करता है, जिससे जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो उसी का वो विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। इसको हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं, यानी फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहा जाता है। इस प्रकार आप लोग इस नियम को ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको फैराडे का द्वितीय नियम भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है स्टूडेंट विद्युत जनित्र, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। जनित्र, जनरेटर को जनित्र कहा जाता है। ये दोनों टॉपिक देखिए स्टूडेंट, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। एक विद्युत जनित्र और एक हमारा है विद्युत मोटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो पहले हम लोग इसी को समझेंगे, उसके बाद फिर स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट में एंड करेंगे। तो पहले विद्युत जनित्र की परिभाषा समझते हैं। तो वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र कहलाता है। यानी विद्युत जनित्र क्या काम करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमको बदल करके देता है। तो ऐसे साधन को हम विद्युत जनित्र कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट हमारी बातों को। विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा लेता है, यानी जब हम किसी वस्तु को तेज से घुमाते हैं, तेज से नचाते हैं, तो इसका मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा लेता है और बाद में वो हमें यांत्रिक ऊर्जा लेकर के उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। तो ऐसे साधन को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इसका सिद्धांत क्या है, देखिए इसके सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। यानी विद्युत जनित्र जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, उसी घटना पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा में ही बता दिया था। देखिए कि विद्युत जनित्र को क्या करना पड़ता है, पहले उसको हमें तेजी से घुमा करके जो है उसको यांत्रिक ऊर्जा देना पड़ता है, और वही जो है जब गति करता है यांत्रिक ऊर्जा लेता है तो उसको बाद में हमको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है।
जैसे जनरेटर क्या होता है, पहले वो तेज तेज गति करता है और तेज गति करके वो जो है आगे जो इंटीनेटर लगा होता है उस इंटीनेटर में उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाया गया है, सारी चीज़ें वही चीज़ यहाँ पर इसको आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसको लिखिएगा कि विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तब यह चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इतने सारे प्रोसेस होने के बाद जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ये है उसकी संरचना स्टूडेंट। तो संरचना में ध्यान दीजिए, उसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 क्षेत्र चुंबक होता है, दूसरा आर्मेचर होता है, तीसरा सर्पी वलय होता है और चौथा पार्ट ब्रश होता है, जिसको B1 और B2 से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर चित्र को समझिए। ये हमारा कोई जो बड़ा बड़ा क्षेत्र चुंबक होता है, इसी क्षेत्र चुंबक के बीच जो है कुंडली को यानी कॉइल को सेट करके रखा जाता है, उसको उसी के बीच में जमा करके रखा जाता है। जैसे यदि आप कभी भी मोटर वोटर खोल करके देखे होंगे तो उसी के अंदर ये सारा व्यवस्था होता है, सेम वैसे ही व्यवस्था यहाँ पर इसकी होती है। और यहाँ पर स्टूडेंट यही जो है जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये यही तेजी से घूमने लगता है और हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त कराता है। और ये होता है सर्पी वलय। सर्पी वलय में स्टूडेंट एक धुरा दंड लगा होता है। ये धुरा दंड की मदद से ही इसको जो है कुंडली को घुमाया जाता है। और यहाँ पर धुरा दंड को जो है स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके रखते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा वलय होता है इस पर हमारे ये जो है 2 ब्रश लगाए होते हैं, ब्रश B1 और B2। एक ब्रश से इसमें धारा प्रवाहित होती है और दूसरे ब्रश से धारा बाहर निकलती है। जैसे अब आगे इसकी प्रोसेस को भी हम लोग समझते हैं। अमीटर लगाया जाता है उसमें विद्युत धारा का माप करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर जो लगा होता है स्टूडेंट वो तीव्रता को बताने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक एक पार्ट को समझिए। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यानी ये जो क्षेत्र चुंबक है ये बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके 2 ध्रुव N और S होते हैं। यानी 2 ध्रुव वाला चुंबक N और S होता है। इसी के बीच में कुंडली को रखा जाता है, सेट करके व्यवस्थित किया जाता है। इसके बीच ABCD एक आयताकार कुंडली होती है, यानी कि यही कुंडली जो है ABCD जो है इसके अंदर कुंडली जो है व्यवस्थित होता है। अब उसके बाद बीच में आर्मेचर को समझिए, ये क्या होता है। तो कुंडली कहो या आर्मेचर कहो, बात एक ही होता है। कुंडली या आर्मेचर एक ही होता है। यहाँ पर आर्मेचर को आप कुंडली भी नाम दे सकते हैं, कुंडली को ही आर्मेचर कहा जाता है। अब देखिए इसका क्या काम होता है। यह एक आयताकार कुंडली होती है, यानी आर्मेचर एक आयताकार कुंडली होते हैं जिसमें तार के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं। फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक उत्पन्न होता है, यानी इसमें बहुत सारा तार लपेटा होता है। जैसे मोटर खोल के देखिए तो उसमें मोटर में बहुत सारा तार लपेटा होता है, और यही जो है क्या काम करता है, बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराता है स्टूडेंट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो है देखिए अगला पार्ट हमारा है सर्पी वलय। आइए अब हम लोग सर्पी वलय को समझते हैं। तो यह छल्ले के आकार का होता है जो कि धुरा दंड से जुड़ा होता है। यानी ये जो सर्पी वलय होता है, ये सर्पी वलय देखिए यही होता है, यहाँ पर यही सर्पी वलय होता है। तो ये क्या काम करता है, जैसे मान लो ये ऐसे है तो ये जो धुरा दंड हमारा होता है, जैसे ये धुरा दंड है तो ये सर्पी वलय इसको ऐसे पकड़ के रखता है ताकि जब ये गति करे तो ये इसी के बीच में घूमता रहे और ये अपनी स्थिति से कहीं पर इधर उधर ना जाए। धुरा दंड से जुड़ा होता है ताकि उसको घूमने में मदद मिलता है। और उसके बाद ब्रश, यहाँ पर ब्रश देखिए, तो यह कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं जो B1 व B2 से दर्शाया गया है। एक ब्रश से धारा प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से धारा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट ही बताया था कि यहाँ पर 2 ब्रश लगे होते हैं, एक ब्रश B1 और दूसरा ब्रश B2। तो एक ब्रश से धारा इस प्रकार से जाती है, प्रवेश करती है, और दूसरे ब्रश से धारा बाहर निकलती है, क्योंकि स्टूडेंट धारा को जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है और धारा को आने के लिए भी रास्ता चाहिए होता है। इस तरह से ये पूरा काम करता है। अब इसके सारे सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, कार्यविधि में सारे प्रोसेस को समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर, यानी देखिए जैसे यानी कंडीशन में इसको ऐसी स्थिति में रखा जाता है कि ये भुजा AB ऊपर की तरफ हो और CD जो है नीचे की ओर हो। तो ऐसे गति कराया जाता है, ऐसे गति कराया जाता है, यानी इस प्रकार से ये गति ऐसे करते रहते हैं, इस प्रकार से ये ऐसे गति करते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको घुमाने का प्रयास किया जाता है, तभी हमको जो है विद्युत ऊर्जा मिलती है।
देखिए कि भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर गति करे, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाए और ये नीचे की तरफ जाए इस तरह से, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली में धारा की दिशा ए बी सी डी की ओर होती है। यानी धारा की दिशा देखो ऐसे ए बी सी डी की ओर होती है, इस तरह से इसकी धारा की दिशा होती है, ए बी सी डी की ओर होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक फेरे से उत्पन्न विद्युत धारा संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। यानी सभी धाराएं मिलकर एक मजबूत धारा का निर्माण करती हैं। इस स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा ब्रुश B2 से B1 की ओर होती है। आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर, यानी जैसे देखो एक चक्कर पूरा करता है तो ये फिर उसी स्थिति पे आ जाता है, लेकिन जब आधा चक्कर पूरा होता है तो ये भुजा AB ऊपर होता है और CD नीचे की तरफ हो जाता है, आप सारी बातों को समझिएगा एक एक करके। भुजा AB नीचे की ओर और भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा DCB की ओर होती है। यानी जैसे ध्यान दो, जैसे जब इसका एक चक्कर पूरा होता है, आधा चक्कर पूरा होता है तो धारा की दिशा सही होता है, लेकिन जब एक चक्कर पूरा होता है तो धारा की दिशा DCB ये की तरफ हो जाता है, और जब आधा चक्कर पूरा होता है तो ये धारा की दिशा ABCD की तरफ होता है। ऐसे धारा की दिशा बदलती रहती है और वहीं पर हमको करंट प्राप्त होता रहता है, ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा DCB की ओर होती है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है, वही चीज समझाया ना कि धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे समझते हैं। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। तो यही होता है विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कह सकते हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे देखिए ये एक चक्कर ये पूरा हो जाता है, जैसे ये आधा चक्कर है और जब ये इस तरह से गति कर जाता है तो ये पूरा चक्कर माना जाता है। अब विद्युत जनित्र का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसको भी जान लीजिए। तो विद्युत जनित्र का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने में होता है, यानी करंट उत्पन्न करने में होता है। विद्युत संयंत्रों में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में होता है। समुद्रों नदियों पर टरबाइन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद्युत जनित्र से संबंधित, जो कि ध्यान रखने वाली बात है। विद्युत जनित्र में कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ा देने पर धारा की प्रबलता भी बढ़ जाती है। यानी अगर जो विद्युत जनित्र में कुंडली लगा होता है, उस कुंडली में अगर हम तारों की संख्या ज़्यादा कर दें तो उसमें धारा की प्रबलता यानी धारा का मान भी बढ़ जाता है। इस तरह से हमारा ये स्टूडेंट ये पूरा विद्युत जनित्र का टॉपिक खत्म हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। अब हमारा जो एक अगला टॉपिक है स्टूडेंट, वो है हमारा स्टूडेंट विद्युत मोटर। तो अब हम लोग विद्युत मोटर को भी समझ लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारा विद्युत मोटर। तो अब हम लोग विद्युत मोटर के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखिए विद्युत मोटर के बारे में समझिए। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखो वो क्या काम करता था स्टूडेंट, वो हमें गति करके जो है यानी यांत्रिक ऊर्जा लेता था, विद्युत ऊर्जा देता था। और ये क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, ऐसा मशीन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब इसके सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत को भी जान लेते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो स्टूडेंट कुंडली है, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस पर एक बल काम करता है, और वो बल क्या काम करता है, उसको घुमाने का काम करता है, जिससे हमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होने का चांस बनता है। ये युग्म को बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी वो उसी दिशा में गति करता है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सारी नियमों को बताता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह घूमने लगता है। यानी जैसे उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो अगर वो जो है स्टूडेंट
अगर वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी उस पर कोई वो नहीं है, बाह्य बल उस पर कोई आरोपित नहीं है, तो वो घूमने लगता है यानी गति करने लगता है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना इस तरह से कुछ होती है। यहाँ पर दो बड़े बड़े चुंबक नॉर्थ और साउथ लगे होते हैं, यानी एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ होता है। और बीच में एक हमारा आर्मेचर यानी कुंडली लगा होता है, जिसका नाम ABCD होता है, ABCD होता है। और उसके बाद यहाँ पर इस कुंडली से एक धुरादंड लगा होता है, और इस धुरादंड से एक बैटरी को जोड़ करके रखा जाता है, और जिसमें दो ब्रश S1 और S2 लगे होते हैं। और यहाँ पर इसमें दो पेंच A1 और A2 जो है क्या करते हैं, इसको जो है इसको इस पेंच के माध्यम से इसको टाइट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये उसी में घूमता रहे, गति करता रहे। देखिए फर्क कितना होता है, इसका भी लगभग कुछ प्रोसेस सेम होता है, लेकिन विद्युत मोटर में जहाँ पर विभक्त वलय लगा होता है और उसमें विद्युत जनित्र में वहाँ पर सर्पी वलय लगा होता है, इसका भी फर्क होता है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है स्टूडेंट, सारी बातों को, सारे नियमों को ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसके जो कार्य हैं इनको हम लोग समझते हैं। ये तो सारी व्यवस्था हो गई इसकी। अब यहाँ पर संरचना में देखो एक एक पार्ट समझो। पहला होता है क्षेत्र चुंबक। तो ये क्षेत्र चुंबक एक प्रबल अस्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव N और S होते हैं, ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक का काम होता है। और उसके बाद एक होता है आर्मेचर। तो आर्मेचर देखो ये क्या काम करता है, यह ताबे यह ताबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यानी आर्मेचर जो होता है ये ABCD एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के करोड़ पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है, तांबे के तार पर लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि ABCD जो कुंडली होती है इस पर तांबे का तार जो है लपेटा होता है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव N और S के बीच घूमती है। यानी कुंडली जो होता है, जो बड़ा बड़ा चुंबक लगा होता है उसके बीच जो है घूमने का काम करती है, तभी तो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो बीच में विभक्त वलय होता है इसको समझ लीजिए। यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो छल्ला होता है और ये दो बराबर भागों में बटा होता है, ठीक है, बटा होता है। अब देखिए ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, अलग अलग रहते हैं, तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरों इन दोनों अलग अलग वलयों S1 व S2 से जुड़े होते हैं। यानी दोनों अलग अलग वलय से S1 S2 से जुड़े होते हैं। ये वलय आर्मेचर की धुरादंड से जुड़े रहते हैं तथा ये आर्मेचर के साथ घूमते हैं। यानी जिस प्रकार आर्मेचर घूमता है उसके साथ साथ ये भी दोनों घूमते रहते हैं। तो ये रहा आपका विभक्त वलय से संबंधित जानकारी। अब उसके बाद इसमें जो ब्रुश लगा होता है इसको समझ लीजिए, ब्रुश का क्या काम होता है। तो विभक्त वलय S1 व S2 धातु की बनी दो पत्तियां A1 व A2 का स्पर्श करती हैं। यानी जो ब्रश होता है, देखिए यहाँ पर मैंने जो ब्रश का नाम बताया था S1 और S2 जो ब्रश लगा होता है ये दो पेंच से कसा होता है बीच में, ठीक है, और इसी के बीच में धुरादंड घूमता है जिन्हें ब्रुश कहते हैं। इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है, ठीक है, ब्रुश जो पेंच से कसा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तथा इन पेंचों के बीच एक बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है, क्योंकि अगर धारा बाहर नहीं निकलेगा तो कुंडली में विक्षेप होगा जिसके कारण कॉइल जो है जल जाएगा, तो हमें जो है आंतरिक ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगा। तो वही सारा चीज़ यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको बताया गया है, चूँकि मैंने आपको सारा चीज़ चित्र में भी समझाया और यहाँ पर वो सारा चीज़ लिखा भी गया है। अब इसका कार्यविधि क्या होता है, तो कार्यविधि को आप लोग एक बार पूरा ध्यान से पढ़ेंगे फिर सारे प्रोसेस को समझ जाएंगे। देखिए जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल युग्म बनाते हैं, यानी दोनों दो बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है परंतु के साथ उसके सिरों पर, लेकिन जो है उसके घूमने के साथ साथ जो उसके सिरों पर विभक्त वलय लगे होते हैं वो भी घूमने लगते हैं। अतः विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं तथा धारा की दिशा इस प्रकार रखते हैं कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक दिशा में कार्य करे। कुंडली के घूमने के कारण उसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है।
यानी जैसे कुंडली घूमती है तो उसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा मिलती है और उस गतिज ऊर्जा से धुरादंड भी घूमता रहता है, ठीक है। और वही गतिज ऊर्जा हमको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं स्टूडेंट कि जो है विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखों में होता है। पंखे में जो मोटर लगा होता है जिसके कारण हमको हवा मिलती है, तो ये विद्युत मोटर ही लगता है, उसको नचाने का काम करता है। जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन एवं अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए इस विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको सारी टॉपिक समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। और यहाँ पर यदि देखिए मैं एक सूचना आप लोग को बता देता हूँ, यदि आप स्टूडेंट इनका पीडीएफ चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, तो आपको करना क्या है, हमारे इस वीडियो को स्टूडेंट अपने 5 फ्रेंड के पास शेयर कर दो। अपने 5 फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। हम आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दे देंगे, इसी चैप्टर का नोट्स नहीं, पूरे फिजिक्स का नोट्स दे देंगे। यदि आप 5 फ्रेंड्स के पास शेयर करोगे इस वीडियो को और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दोगे इस नंबर पे भेजना 76 20 12 27 49। इस नंबर पे अगर आप भेजोगे स्क्रीनशॉट तो फिर हम आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करेंगे। पूरे फिजिक्स का नोट्स आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो से लाभ हुआ है, आपको सारी कंटेंट आसानी तरीके से आसान भाषा में मिली है, तो हमारे वीडियो को स्टूडेंट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं और वो भी आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए मिलते हैं किसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।